बीजेपी के शुरुआती दौर से लेकर संगठन की राजनीति, नोटिस विवाद। जो 96 में मैंने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ज्वाइन की थी, जब मेरी उम्र 18 साल भी नहीं थी, 16 साल का था। जी, कोई वोटिंग राइट थी पे, और उस स्कूल के बाहर एक नेताजी वो धरना प्रदर्शन कर बैठे हुए थे। हमने देखा कि किसी जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो पता लगा ये कृष्णपाल गुर्जर जी हैं। कि जो स्लम एरिया है वहाँ से आपको पैसा मिलता है, क्या ये बात सच है? अरे हाँ, बिल्कुल। उन्होंने चुनाव में पैसे दिए, किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 20 दिए, किसी ने 50 दिए, किसी ने 100 दिए। 46 को बंद कर दिया। कांग्रेस सरकार ने सोचा भी इसको दबाएं कैसे, हराएं कैसे। 2014 तक आपने विपक्ष में रहकर सदन में काम किया, तो वो आपका अनुभव कैसा रहा? क्योंकि ये फर्जी मुकदमा था, के साथ बना दी गई थी। बूथ कैप्टनिंग कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता जी। अब मुकदमा दर्ज हो गया तो भारतीय जनता पार्टी का है। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जहां से उन्होंने पार्षद से लेके मंत्री पद तक का सफर तय किया, आप भी उसी वार्ड से पार्षद बने, तो इसे हम प्लानिंग कह सकते हैं या फिर ये कोई संजोग था? हरियाणा में इकलौता ऐसा भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ जिसको लगातार बीजेपी ने 3 बार टिकट दिया। तो घर भी नहीं पिटना, काम भी करना है, छुट्टी से निकलना भी है, तो ये सब ऐसा दौर हमने देखा है। फरीदाबाद की राजनीति में सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है? फरीदाबाद की राजनीति में कोई चैलेंज तो यही है कि जो जनता की एक्सपेक्टेशन है भारतीय जनता पार्टी से, उस पर खरा उतरना है। मंत्री राजेश नागर से आपकी बहस हुई थी, उसकी वजह क्या रही थी? देखो इससे झटका तो लगा, शौक तो लगा कि कारण किस बात का पूछ रहे हैं, यही समझ नहीं आया। जब पढ़ा तो जो उन्होंने कारण पूछा तो हमें वाजिब नहीं लगा। ना ही मैं किसी गुट का समर्थन करता हूँ। यहाँ डेवलपमेंट की प्रतिस्पर्धा है, और मुझे इस बात का फक्र भी है, गर्व भी है कि मैं एक ऐसी पार्टी का सदस्य हूँ जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जो राष्ट्र हित के लिए काम। अभी फिलहाल तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट का उनके पास स्टे ऑर्डर है। रीसेटलमेंट जब तक नहीं होती तब तक वो वहाँ डिमोलिश नहीं हो सकता। हाय एवरीवन, दिस इज आशु भाईवा। आज हमारे गेस्ट चेयर पर है, ये बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के राजनीति में एक नई पहचान बनाने और वहां से लेके जनता के विश्वास जीतने तक का इनका सफर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं और संघर्ष का केंद्र रहा। आज के इस खास पॉडकास्ट में हम अपने गेस्ट से बात करने वाले हैं बीजेपी के शुरुआती दौर से लेकर संगठन की राजनीति, नोटिस विवाद, कई वार्ड से जुड़े हुए अहम मुद्दे और साथ ही फरीदाबाद की राजनीति में जो गुटबाजी चल रही है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस खास पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं वार्ड नंबर 29 के पार्षद अजय फैसला के साथ। तो सबसे पहले हमारे ऑडियंस को बताइए कि बिना किसी राजनीतिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड आज आप एक सक्सेसफुल चेहरा है, राजनीति में पार्षद की कुर्सी पर है, तो इस सफर कैसे तय किया? देखो, मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ जी। 1996 में मैंने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ज्वाइन की थी, जब मेरी उम्र 18 साल भी नहीं थी, 16 साल का था। जी। कोई वोटिंग राइट थी कोई। मेरी राजनीतिक गुरु कृष्णपाल गुर्जर जी, उनसे प्रेरित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, और तब से लेकर अभी तक 42 सालों में अपने जीवन के तकरीबन 30 साल मैंने भारतीय जनता पार्टी देश पर, तो इसका मतलब ये आधे ज़्यादा जीवन मेरा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के तौर का व्यतीत हुआ है। और मुझे इस बात का फ़क्र भी है और गर्व भी है कि मैं एक ऐसी पार्टी का सदस्य हूँ जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जो राष्ट्र हित के लिए काम। ये सफ़र थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा, अच्छा रहा और जारी है, और जनता और सबके आस-पास जारी रहेगा। 1996 में मैं स्कूल में पढ़ता था, और उस स्कूल के बाहर एक नेताजी जो कि फरीदाबाद की जानी मानी शख्सियत उस समय भी थे जी, और उसी वार्ड से वो पार्षद थे, वो धरना प्रदर्शन कर बैठे हुए थे। हमने देखा कि किसी जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो पता लगा ये कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, और ये फीस बढ़ोतरी को लेकर सभी स्कूलों के बाहर पेरेंट्स की बात को रख रहे हैं और छात्रों के को रख रहे हैं कि वो इतनी फीस वृद्धि नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि जो व्यक्ति बड़ी से बड़ी फीस देने में सक्षम है और उनके सुपुत्र भी उसी स्कूल में पढ़ते थे, उसके बावजूद वो पब्लिक की लड़ाई लड़ रहे। तो मैं उनसे बड़ा इम्प्रेस हुआ
तो 2010 का जो चुनाव हुआ था, उसकी बड़ी चर्चा है कि उसमें आपने बहुत मेहनत की थी। आप उस जीत को आज कैसे देखते हो? देखो 2010 का चुनाव मेरे राजनीतिक कैरियर में बहुत बड़ी बात है, जी। क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि मुझे कोई चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता की तरह भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा था, और मात्र 29 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया। माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने बुलाया कि भाई अजय जी, आपको यहाँ टिकट हम आपको टिकट दे रहे हैं और आपको यहाँ से लड़ना है 2010 में। तो मैं उसके लिए तैयार नहीं था। तो मैं तो सरप्राइज हो गया कि जी मैं कैसे लड़ूंगा, ना ही मेरा परिवार इस बात के लिए तैयार था। तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि परिवार से मैं बात करूँगा। उन्होंने मेरे फादर से बात करी। काफ़ी ज़्यादा ना नुक्का विवाद मेरे पिताजी मान गए और वो चुनाव फाइट करना पड़ा। वो चुनाव कांग्रेस सरकार का टाइम का चुनाव था, और उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर लोग टिकट लेते नहीं, और जो लेते थे तो बेचारे, क्योंकि कांग्रेस का शासन दमनकारी शासन था, जी। तो उसको हरस से आया तक। ये मेरा पहला चुनाव में ऐसी हुआ जिस दिन वोटिंग वाले दिन की बात है। उस दिन हमारे बूथ एजेंट्स को पोलिंग वाले दिन 20 में तारीख याद है, 20 मई 2010 को सुबह ही 9:30 बजे उनको अनलॉफुल एक्टिविटी का बहाना दे के उठा के थाने में बंद कर दिया गया। तो अजय फैसला भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ रहा था, और वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे बहुमत से जीता। उसको सारा श्रेय कार्यकर्ताओं को, माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को, भारतीय जनता पार्टी की टीम को जाता है। क्योंकि मेरे तो एजेंट नहीं थे, एजेंटों को खा के थाने में बंद कर दिया था। उसके बावजूद लोगों का प्यार मिला, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिला, हम चुनाव जीते। जी। तो 2005 के चुनाव के दौरान आप पर कुछ मुकदमा भी दर्ज हुआ था? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। 2005 में चुनाव के दौरान एक मुकदमा दर्ज हुआ था। जी। इससे कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, तो ये फर्जी मुकदमा था। इन 300 साल बना दी गई थी। बूथ कैप्चरिंग कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, जी। और मुकदमा दर्ज हो गया था भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं। अच्छा। और उस टाइम सरकार उनकी थी, सब कुछ उनका था। उन्होंने जो उनके खिलाफ थे सबके नाम लिख के केस रजिस्टर करा दिया था उनके खिलाफ, लेकिन कोर्ट में इनकी नहीं चली। कोर्ट ने न्याय किया और सभी कार्यकर्ताओं को बाइज्जत बरी किया। आपने भी बताया कि आपके पिताजी जो हैं, वो आपके राजनीति के खिलाफ थे, उन्हें पसंद नहीं था। तो फिर क्या कभी परिवार ने आगे चलकर सपोर्ट किया? देखो, परिवार ने पहले तो बिल्कुल ही मना कर दिया था राजनीति जाने के लिए, लेकिन परिवार का और मेरे जो दोस्त हैं, उन्होंने आज तक हमेशा, मैंने कोई भी फैसला लिया वो मेरे फैसले के साथ खड़े रहे। जब मैंने ये फैसला ले लिया कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो पूरा परिवार भी साथ था, पूरे मेरे दोस्त भी साथ थे। जो मेरे बचपन के दोस्त थे, जो मेरे परिवार था, हमेशा मेरे पीठ के पीछे खड़ा रहा। 2014 तक आपने विपक्ष में रहकर सदन में काम किया, तो वो आपका अनुभव कैसा रहा? देखो, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जी। जब हम विपक्ष में थे 2010 से लेकर 2014 तक नगर निगम में, उसमें हमें ये सीखने को मिला कि सरकार से काम कैसे कराया जाता है, अफसरों से काम कैसे कराया जाता है, नगर निगम में फाइल की मूवमेंट कैसे होती है, एस्टिमेट कैसे बनते हैं। तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे 2010 से, क्योंकि सरकार थी नहीं, सब काम खुद करने पड़ते थे। जी। पहले हम जेई के पास जाते थे, उससे रिक्वेस्ट करते थे, एस्टिमेट बनवाते थे, फिर एई के पास जाते थे, फिर उसके बाद एक्शन साहब के पास जाते थे, फिर एससी साहब के पास जाते थे, फिर चीफ साहब के पास जाते थे, फिर कमिश्नर साहब अप्रूव करते थे, फिर फाइनेंस में आते थे। तो एक पूरा जो निगम का फाइलिंग प्रोसेस है, फाइल कैसे मूव करती है, जी। ये तभी सीखा हमने। तो ये तो आपका रहा पॉजिटिव एक्सपीरियंस। कभी कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ? देखो, हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लोग हैं, जनता के सेवक हैं। हम नेगेटिव को पॉजिटिव बना लेते हैं, अच्छा। और नेगेटिव एक्सपीरियंस अभी तक कुछ नहीं रहा। और राजनीति में है, सार्वजनिक जीवन में है, तो चीज़ें तो चलती रहती है, तो उनको हमें टैकल करना आना चाहिए, उनको स्वीकार करना आना चाहिए, और हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। यही हमने माननीय मंत्री कृष्णपाल जी गुर्जर जी सीखा है, बड़ी सोच, कि आप अपने काम करो और भूल जाओ। आप रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन में आप अच्छा काम करो, सेवा करो और भूल जाओ। जितना आप एक्सपेक्ट करोगे उतना आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। आप कर दो, अच्छा होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। जी। आपको 3 बार बीजेपी ने टिकट दिया और तीनों बार आपको जीत भी हासिल हुई। तो आप इसकी वजह क्या मानते हैं? आखिर आपका ये कौन-सा एक सीक्रेट है या स्ट्रैटेजी है जिस पर आपने काम किया और तीनों बार आपको जीत मिली? देखो, बीजेपी ने
मुझे टिकट दिया, इस बात का मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जी। कि हरियाणा में इकलौता ऐसा भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ जिसको लगातार बीजेपी ने 3 बार टिकट दिया। ऐसा हो सकता है किसी को टिकट मिला हो, अगली बार उसकी वाइफ को मिल गया हो, फिर उसको मिल गया हो, लेकिन अजय बैसला इकलौता ऐसा कैंडिडेट है जिसको खुद 3 बार टिकट मिला बीजेपी का। और इस जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण है क्षेत्र की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक होकर चुनाव लड़ता है और वो राष्ट्र के नाम पे चुनाव लड़ता है, वो डेवलपमेंट के नाम पे चुनाव लड़ता है, और वो जो टीम काम करती है वो ही इस जीत के पीछे कारण है। उस टीम के बगैर अजय बैसला कुछ नहीं है, उस टीम के बगैर कोई भी नेता कुछ नहीं है। आपने 4 से लेकर 39 तक का सफर देखा, तो आपने बीजेपी के शुरुआती दौर को कितने करीबी से देखा है? कुछ यादें शेयर करें। देखो, हमने तो बीजेपी के जब हाउस में 2010 में 4 ही पार्षद थे, जी। और आज 39 पार्षद हैं बीजेपी के 46 में से। जब हम 4 थे तो लोग कहते थे बीजेपी की भी सरकार ही नहीं आएगी, तुम किस पार्टी में हो, यहाँ क्यों काम कर रहे हो, कांग्रेस में आ जाओ, उसमें चले जाओ। जी। तो हमें आशा थी, उम्मीद भी थी कि एक ना एक दिन भारतीय जनता पार्टी देश पर राज करेगी, और वो हमारी आशा उम्मीद बहुत जल्दी पूरी हुई। 2010 में चुनाव हुई, 2014 में पूरे देश, हरियाणा में भी और देश में भी भारतीय जनता पार्टी का राज था। कांग्रेस के टाइम पे दबाया जाता था, कांग्रेस के टाइम पे हावी लीडर्स हावी थे। भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे नहीं तो हाथ पकड़ के हाथ चलते हैं, ये बहुत बड़ा फर्क है। जी। वैसे आपके बारे में एक ये भी चर्चा रहती है कि जो स्लम एरिया है वहाँ से आपको पैसा मिलता है, क्या ये बात सच है? देखो, जो स्लम एरिया है इसके बारे में लोग बहुत अलग अलग बातें करते हैं कि चुनाव में पैसे लेते हैं, चुनाव में ये कर दारू लेते हैं, लेकिन मैं अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे उसमें राजीव नगर, संतोष नगर आता है, और वो 2010 से लेकर अभी तक मेरे वार्ड में आ रहा है बार बार। हालांकि हर बार मेरा वार्ड बदला, लेकिन वो स्लम मेरे में रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर चुनाव में झुग्गी बस्ती के लोगों ने मुझे जो प्यार दिया, और जो आप पैसे की बात कर रहे हो, हाँ बिल्कुल, उन्होंने चुनाव में पैसे दिए। किसी ने 10 रुपये दिए, किसी ने 20 दिए, किसी ने 50 दिए, किसी ने 100 दिए, लेकिन उनके 10 रुपये 10,000 के बराबर थे, 10 लाख के बराबर थे। क्योंकि उनके जो गरीब रोज़ खाता है, रोज़ कमाता है, अगर वो आपको चुनाव में 10 रुपये दे रहा है तो वो 10 करोड़ से भी ज़्यादा कीमत रखते हैं। ये बिल्कुल सच बात है। लोगों ने मुझे वो समर्थन किया, मेरे को बहुत पैसे दिए चुनाव में। तो वो 10 रुपए देने की वजह क्या रहती है? कि उनका, देखो, ये तो उनका प्यार है, अपनापन है। अच्छा। ये तो, वरना तो आपने सुना ही होगा कि कहते हैं झुग्गी झोपड़ी के लोग तो पैसे ले लेते हैं, लेकिन हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता, वो तो देते हैं चुनाव में। और वो 10 रुपये आशीर्वाद है। 10 रुपये का मतलब है कि 10 रुपये के साथ 100 वोट फ्री आ रही हैं। तो यानी कि जो लोग कहते हैं कि आप पैसे लेते हैं वो सच है, लेकिन वो पैसा नहीं, वो आशीर्वाद होता वो है। आशीर्वाद होता है। चुनाव में देखो, सब आशीर्वाद रूप में बड़े बड़े लोगों को देते हैं, लोग बड़े बड़े लोगों को, लेकिन अजय बैसला को गरीब मजदूर ने भी आशीर्वाद दिया पैसे के रूप में। जी। ऐसा क्या हुआ था कि पहले टिकट आपके भाई के नाम पर आई थी, बाद में वो आपको दे दी गई? देखो जी, ये तो हमारी पार्टी का विषय है, इसमें मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन वो भी एक ही बात थी, अजय ही विजय है और विजय ही अजय है। अजय को टिकट मिले, विजय को टिकट मिले, बात तो एक ही है दोनों की। जी। 2010 के चुनावों में आपके कई जो कार्यकर्ता थे, पार्टी के समर्थक थे, उन पर ऐसे आरोप लगाए थे कि उन्होंने अराजकता फैलाने की कोशिश की, इसलिए उन्हें थाने पहुंचा दिया गया था। हाँ, जो मैंने आपको बताया ना, भी थोड़ी देर पर बताया, 2010 के चुनाव में उनको अराजकता के सारे एजेंट्स को, कार्यकर्ताओं जो बूथ एजेंट्स थे बाहर थे, तकरीबन 46 थे, जी। 46 की 46 को बंद कर दिया। कांग्रेस सरकार ने सोचा कि इसको दबाएं कैसे, हराएं कैसे, लेकिन वो बिना एजेंट के चुनाव जीते हम, और उनकी अगले दिन जमानत करानी पड़ी हमें सब कार्यकर्ताओं की। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस का शासन दमनकारी शासन था। आज जो बोलते हैं ना, इन्होंने आज बीजेपी के लिए जो झूठे झूठे आरोप लगाते हैं, असली दमन तो इन्होंने किया था। जो तृणमूल कांग्रेस बंगाल में करती आ रही थी, वो हरियाणा की कांग्रेस करती आ रही थी। तो क्या सच में उस दिन अराजकता फैली थी? बिल्कुल शांतिपूर्वक चुनाव हुआ था 2010 का, कोई अराजकता नहीं फैली थी, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। लोगों ने बम पर वोट डाली थी और सरकार के खिलाफ वोट डाली थी। उस टाइम सिटिंग काउंसिलर भी कांग्रेस के थे वहाँ, और सरकार भी कांग्रेस की थी उस टाइम हरियाणा में 2010 में। लोगों ने सरकार के खिलाफ वोट डाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, अपने बच्चे को आशीर्वाद देकर विजय बनाया था। जब आपको पहली बार पता चला कि आपके 46 के 46 जो एजेंट हैं उन्हें पुलिस ले गई है, तो सबसे पहला आपका एक्शन क्या था? देखो, ऑब्वियसली तो नेचुरली थोड़ा आदमी पैनिक हो जाता है, जी। थोड़ा 10-15-20 मिनट के लिए। मेरे बड़े भाई को भी 2010 में पुलिस ने बिठा लिया था, भाई आप यहाँ बैठ जाओ, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हम पता था ये कांग्रेसियों की चाल है,
और वो चाहते हैं चुनाव को खराब करना। हमने पेशेंस रखा और कार्यकर्ता को बोला वोट डालो और शाम को रिजल्ट आएगा, इनको अपने आप जवाब मिल जाएगा। अच्छा, आपके बारे में एक और बात बड़ी चर्चा में रहती है कि आपने जब बीजेपी का शुरुआती दौर था तो छतों पर जाकर झंडे लगाए थे, तो क्या तब से ही आपको किसी पद की उम्मीद थी पार्टी से? ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी पार्टी का टिकट भी मिलेगा। देखो जो सच्ची बात है, मैं मात्र 16-17 साल का था जब मैं झंडे लगाता था और मुझे शौक था और मैं कृष्णपाल जी के पीछे पीछे भी घूमता था झंडे लेके, क्योंकि वही हमारे एकमात्र नेता थे यहाँ। भाई ये मेहुला महाराजपुर विधानसभा होती थी और मेहुला महाराजपुर विधानसभा का ही मैं निवासी था। तो और बीजेपी का अंदर से ना, जब ये अटल जी के भाषण चलते थे, अडवाणी जी के भाषण चलते थे, तो एक जोश आता था और रैलियों में जाते थे। तो ये अंदर से आता था भाई हमारी पार्टी बीजेपी के झंडे होने चाहिए, और कोई लगाता नहीं था उस टाइम। कार्यकर्ताओं को लगाने नहीं देते थे बीजेपी के झंडे, कांग्रेस की, लेकिन हम लगाते थे। और आज बीजेपी है देश में। तो अगर वो झंडे छत से उतार दिए जाते थे फिर क्या करते थे आप? हम फिर दोबारा लगा देते थे। फिर यानी आप डेली झंडे लगाते थे? हाँ, हम झंडे उतरने नहीं देते थे। हम रोज झंडे लगाते थे, जहाँ उतर जाते थे वहाँ फिर दोबारा लगाए थे। और लोगों के एक छत पे जाकर? हाँ, अभी लोगों को लगता है कि अजय बैसला तो ऐसे ही बन गया। उनको ये पता ही नहीं है कि कितने सालों का संघर्ष हमारा रहा, कितने सालों की हमारी लड़ाई रही और हमने क्या क्या करा। हम पूरी रात पोस्टर लगाते थे। उस टाइम तो लेही होती थी ना जी, आटे की लेही बनती थी जी। और जब आटे की लेही बनती थी, पोस्टर लगाते थे तो वो कपड़ों पे भी लग जाती थी, तो घर आके पिटते थे, ये कपड़े गंदे आते थे। हाँ। तो घर भी नहीं पिटना, काम भी करना है, छुपके से निकलना भी है। तो ये सब ऐसा दौर हमने देखा है। बिल्कुल, और आपका जो संघर्ष है आज लोगों की जुबान पर भी दिखता है कि वो कहते हैं कि हाँ, हमारे पार्षद अजय बैसला। एक आपके इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने देखा, वो लॉक कर रखा है आपने, ऐसा क्या छुपाते हो आप? इसमें कुछ छुपाने को कुछ नहीं है। उसमें तो अपने पुराने मित्र हैं, परिवार के लोग हैं उसमें। और क्योंकि जब आप प्रोफाइल खोल कर रखते हो तो सबको एक्सेस मिल जाता है, जी। तो उसमें घर परिवार के लोग भी, सबके बच्चे भी हमारे उसमें, तो कोई कुछ भी कमेंट कर देता है। अच्छा। क्योंकि आजकल तो डमी प्रोफाइल चलती हैं, खुद सामने आए कोई कमेंट करता नहीं है, कहीं बैठ के फेक अकाउंट बना के कमेंट लोग कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए कि भाई बच्चों पे, परिवार पे गलत असर ना पड़े, इसलिए लॉक कर रखा है। बाकी तो उसमें भी 2-3 हज़ार मेरे दोस्त हैं, वो ओपन की बराबर ही है वो भी। जी, लेकिन आजकल तो राजनेता अपनी सोशल प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन करते हैं कि जनता को पता चले कि क्या काम चल रहा है। देखो अजय बैसला ज़मीन की राजनीति करता है जी, मैं धरती पर राजनीति करता हूँ, कार्यकर्ता के साथ राजनीति। हम मेरे हर कार्यकर्ता को वार्ड में हर आदमी को पता है अजय बैसला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मैं इतना उनसे इतने दूरी नहीं हूँ कि उनको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़े। सोशल मीडिया का सहारा हम भी लेते हैं, फेसबुक वगैरह हम भी पोस्ट डालते हैं, लेकिन हम मैन टू मैन मार्किंग है हमारी, हम जुड़े पड़े हैं आपसे। जी, अक्सर कहा जाता है कि अगर मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को टारगेट करना है तो अजय बैसला को नोटिस भेज दिया जाता है। देखो ये तो इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को टारगेट करना कोई आसान बात नहीं है। वो एक बहुत बड़े नेता हैं, वो प्रदेश के भी और देश के बहुत बड़े नेता हैं। और वो ऐसे 10 नेताओं में शामिल हैं जो मोदी कैबिनेट में 2014 से लेकर आज तक हैं। मात्र 10 लोग हैं देश में, इनमें एक वो शामिल हैं। तो बड़ी बात है, कृष्णपाल गुर्जर जी को टारगेट करना आसान नहीं। और नोटिस है, अकेले नोटिस अजय बैसला को नहीं मिला, ये 46 पार्षदों को मिला है, मेयर मैडम को मिला है। तो ये जो कारण बताओ नोटिस आया है, ये आपको कैसा लगा? सेटिस्फाई हो इससे? देखो इससे एक झटका तो लगा, शौक तो लगा कि कारण किस बात का पूछ रहे हैं, हमें रीत समझ नहीं आया। पहले तो जब पढ़ा तो जो उन्होंने कारण पूछा तो वो हमें वाजिब नहीं लगा कि ये ऐसा कारण है, तो उसको हमने जवाब दे दिया लीगली। जी, फरीदाबाद में गुटबाजी चल रही है राजनीति में, ऐसी चर्चाएं हैं, तो आप इसे किस तरह से देखते हो? क्या आप किसी गुट का समर्थन करते हो? देखो फरीदाबाद भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, ना ही मैं किसी गुट का समर्थन करता हूँ। यहाँ डेवलपमेंट की प्रतिस्पर्धा है और भारतीय जनता पार्टी एक है, फरीदाबाद बीजेपी एक है। अच्छा, फरीदाबाद के कुछ पार्षदों का ऐसा मानना है कि अगले जो सीनियर डिप्टी मेयर हैं वो अजय बैसला होंगे। देखो ये पार्षदों के और अजय के मानने से नहीं होगा, ये तो जो पार्टी आला कमान डिसाइड करेगी। और ये पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रोसीजर फॉलो करती है और जो पार्टी का आदेश होगा सबको मान्य होगा। जी, लेकिन अगर आपसे मैं ये सवाल करूं कि आप डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की कुर्सी पर किसे देखना चाहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? देखो कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता और जिसको पार्टी सक्षम समझती है उसको देखना चाहते हैं। जी, निचली सरकार को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, कई चर्चाएं चल रही है कि पार्षद और मेयरों के बीच में आजकल कुछ बन नहीं रही है। देखो ये तो सवाल के बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन सारे काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट के सारे काम हो रहे हैं। फरीदाबाद में हर वार्ड में
जी। करोड़ों करोड़ों का डेवलपमेंट काम चल रहे हैं, तो इसमें मेयर हमारी अध्यक्ष है और पूरे फरीदाबाद ने उनको चुना है, वो सब एक ही है। लेकिन पार्षद और मेयर के तालमेल पर तो लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या निचली सरकार में भी गुटबाजी देखने को मिल सकती है? नहीं, कोई गुटबाजी कुछ नहीं, तालमेल बिल्कुल ठीक चल रहा है, ऐसा कुछ हाल नहीं है। कामों कि जिसको कोई काम होता है वो चला जाता है, इसको काम नहीं होता वो अपना काम कमिश्नर साहब कर देते हैं। अच्छा, 200 करोड़ घोटाला जो जी, हुआ है, जी, जी। इसे लेके विपक्ष का कहना है कि ये सरकार के संरक्षण के बिना तो पॉसिबल नहीं था। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखो, विपक्ष को तो वो तो सबको अपनी तरह समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा घोटालों को संरक्षण दिया है। भारतीय जनता पार्टी घोटालों को संरक्षण कभी नहीं देती, वो कार्रवाई करती है। ये कांग्रेस सरकार थोड़ी दबाएगी, ये तो कार्रवाई कर रही है और उसमें कार्रवाई हुई है, जी। जिसमें कार्रवाई हुई है पूरी कार्रवाई है उसमें। फरीदाबाद की राजनीति में सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है? फरीदाबाद की राजनीति में कोई चैलेंज तो यही है कि जो जनता की एक्सपेक्टेशन है भारतीय जनता पार्टी से, उस पर खरा उतरना है, क्योंकि जनता ने बम्पर वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताया, चाहे मेयर मैडम हो, चाहे काउंसलर हो, चाहे हमारे एमएलए हो, चाहे हमारे सांसद जी हों, तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, जी। तो उन पर खरा उतरना चाहिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मंत्री राजेश नागर से आपकी बहस हुई थी, यहाँ तक कि तू मैं हुई, काफी चर्चा भी बनी। उसकी वजह क्या रही थी? देखो, मेरी बहस तो कोई नहीं, परिवार में हम लोग होते हैं, परिवार में तो इकट्ठे हैं। मंत्री राजेश नागर जी भी भाजपा परिवार के हैं, अजय वैसला भी इसी परिवार का है। हमारी कोई बहस वहस तो नहीं, हो सकता है कि लोगों ने बना दिया हो, हमारी कोई ऐसी बहस हुई नहीं है। कभी हुई नहीं? नहीं, ऐसी कोई तो ये जो चर्चाएं हो रही है, फिर इस पे आप क्या कहेंगे? चर्चाएं चलती रहती है राजनीति में, सबके समर्थक होते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ठीक है। आप मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के बेहद करीबी माने जाते हैं, एक अच्छे संबंध माने जाते हैं आपके। तो क्या कभी पार्टी के ही दूसरे नेताओं को कभी इससे कॉम्प्लेक्शन फील हुआ, या कभी उन्होंने नाराजगी इस पे जाहिर की हो? देखो, माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, और उनकी उंगली पकड़ के मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था, तो वो मेरे लिए हमेशा, जैसे पार्टी सर्व पर है वो भी सर्व पर रहेंगे हमेशा, जी। और उनका सम्मान मेरे लिए हमेशा बहुत ज़्यादा रहेगा। कॉम्प्लेक्स किसी को होगा तो होने दो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को क्या होगा, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ कार्यकर्ता की तरह, और करता रहूँगा। जी। आपके पास पार्षद रहते हुए विधायक जितनी पावर है, तो क्या इसमें कृष्णपाल गुर्जर जी का कोई खास सहयोग है? देखो, कृष्णपाल जी का सहयोग अजय बैसला के साथ नहीं, जितने पार्षद सबके साथ है, जी। और उन्होंने सबको एक सांसद की पावर दे रखी है। आप विधायक की बात कर रहे थे, उन्होंने, जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी एमपी लेड का पैसा आता है, डी प्लान का पैसा माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के पास आता है, वो सारा का सारा पैसा वो सभी पार्षदों में इक्वली बांट देते हैं। जी। तो एक बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने सबको पावर बांट दी, इसका मतलब तो सभी के पास सांसद जैसी पावर है। अच्छा, बहुत ही कम उम्र में आपकी एंट्री हुई है राजनीति में, तो ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। छोटी उम्र में आने से काफ़ी चीज़ें जल्दी सीख गए, और इससे पता लगता है कि लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग आपके साथ हैं। लोगों के, जब आप लोगों के साथ खड़े तो लोग भी आपके साथ खड़े रहते हैं, मैंने देखा है। और लोगों का जो प्यार है वो दिखावटी नहीं होता, वो अच्छा प्यार होता है। लोग आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, आप लोगों के लिए खड़े रहोगे तो। और इससे अपनापन, एक परिवार, बड़ा परिवार मिल गया मुझे। जी। हमने आपके वार्ड की समस्याएं दिखाई, लोगों ने जो है अपनी कुछ रिक्वेस्ट की है, तो अपने वार्ड के लोगों की उन रिक्वेस्ट पर आप क्या जवाब देंगे? देखो, अभी आपने बताया कि राजीव नगर, संतोष नगर तोड़ने के लिए है। अभी फ़िलहाल तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट का उनके पास स्टे ऑर्डर है। जी। रीसेटलमेंट जब तक नहीं होती तब तक वो वहाँ डिमोलिश नहीं हो सकता। और हम कोशिश करेंगे कि इनको कोई रास्ता निकाला जाए, कहीं ना कहीं इनकी सेटलमेंट कराई जाए, यहीं पे कराई जाए, यहाँ पे रहते हैं, या किसी अलग जगह कराई जाए गवर्नमेंट से बात करके। लेकिन इनको बिना किसी रीसेटलमेंट के बेघर नहीं होने दिया जाएगा। जी। जिस तरीके से अभी काफ़ी बड़ी बातें हो रही हैं, पार्षदों को 2-2 करोड़ रुपए देने की बात भी की गई थी, लेकिन बाद में फंड जो है वहाँ पे डिफिशिएंट पाया गया था। तो क्या उसके बाद पार्षदों की कोई नाराज़गी सामने आई थी? देखो, ये थोड़ा मिसकम्युनिकेशन था मैडम, क्योंकि म्यूनसिपल एक्ट 1994 हरियाणा म्यूनसिपल एक्ट में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है किसी के लिए कोई फंड, चाहे वो सांसद जी के लिए कोई फंड हो, चाहे एमएलए जी के लिए फंड हो, चाहे काउंसलर के लिए फंड हो। कोई पर्टिकुलर हेड ऐसा बना नहीं हुआ कि इनके लिए कोई फंड आता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप चाहे सांसद जी हों, चाहे एमएलए साहब हों, चाहे हमारे काउंसलर, वो अपनी डिमांड दे सकते हैं माननीय कमिश्नर साहब को, और अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी फंड्स काम होगा। और 2 करोड़ तो ऊँट के मुँह में जीरा जैसा काम है। जी। हर पार्षद को कई कई करोड़ रुपए डेवलपमेंट के लिए मिले हुए वार्डों में, बहुत पैसा मिला है भारतीय जनता पार्टी से। पैसे की कोई कमी नहीं, डेवलपमेंट पूरा होगा भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है। आप ही के जनता ने एक कॉलोनी टूटने का ज़िक्र किया था, तो आप उनकी रिक्वेस्ट पे क्या हाँ, मैंने करेंगे? अभी बोला ना, उसी के लिए बोल रहा हूँ मैं। जी। राजीव नगर, संतोष नगर
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्टे ऑर्डर पर हैं, जब तक उनको रीसेटल नहीं किया जाता तो वहाँ से उनको नहीं हटाया जा सकता। जी। तो ऐसे वहाँ अभी नहीं होगा ऐसा, जब तक रीसेटलमेंट की कोई स्कीम नहीं आई थी इनके लिए, या तो उनको वहीं सेटल करें या कहीं और करें, तब तक वो वहाँ से नहीं हटाया जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी कि आपने जैसे युवा जब आप थे, जब आप स्कूल में ही थे, आपने मंत्री जी को देखा प्रोटेस्ट करते हुए, वहाँ से आपको राजनीति में आने की प्रेरणा मिली। आप जैसे बहुत सारे युवा हैं जो राजनीति में कदम रखना चाहते हैं, लेकिन कभी-कभार खबरें देखकर या विपक्ष की पावर देखकर कहीं-कहीं उनके कदम जो है वो डगमगा जाते हैं। तो उनके लिए एक खास मैसेज कि अगर उनको राजनीति में आना है तो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा? देखो, मेरे युवाओं से यही आह्वान है कि राजनीति के लिए राष्ट्र हित से ऊपर होना चाहिए, और वो राष्ट्र हित में काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा एक हमारा विंग है, उसको ज्वाइन करें और देश हित में काम करें। और उनका स्वागत है, नए युवाओं का तो बहुत स्वागत है, नया जोश चाहिए। मोदी जी भी कहते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि युवाओं का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, और बीजेपी देश की पहली पार्टी है जिसको सबसे ज़्यादा युवा वोट करते हैं। तो युवाओं के लिए तो सबसे अच्छी पार्टी है, और देश के लिए काम करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा दूसरों में कमी निकालते हैं, इसने ये नहीं किया वो नहीं किया। हमें खुद आगे आगे काम करना चाहिए और बिल्कुल राजनीति में आना चाहिए युवाओं को। तो क्या 2029 वाले विधानसभा रण में जनता आपको देख सकती है? देखो, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और मेरी उम्मीद से ज़्यादा पार्टी ने मुझे अभी तक दिया है। ये पार्टी का विषय है, वो किसको रण में देखना चाहती है, किसको देखना नहीं चाहती। जो पार्टी तय करेगी अजय बैसला को मंजूर हो। लेकिन जनता भी कई बार जानना ऐसा चाहती है कि क्या 2029 वाले विधानसभा रण में वो अपने पार्षद अजय बैसला को देख पाएगी कि नहीं? देखो, जो भी आपके समर्थक होते हैं, आपके प्यार करने वाले होते हैं, हमेशा चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें बहुत सारे एंगलों को देख के टिकट वितरण होता है, बहुत सारी चीज़ों को देख के होता है, और पार्टी को जो समय सूटेबल लगेगा पार्टी वो आदेश करेगी, जो आदेश करेगी वो मान्य होगा सबको। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जिस वार्ड से पार्षद बने थे, जहां से उन्होंने पार्षद से लेके मंत्री पद तक का सफर तय किया, आप भी उसी वार्ड से पार्षद बने, तो इसे हम प्लानिंग कह सकते हैं या फिर ये कोई संजोग था? देखिए, ये कोई प्लानिंग संयोग नहीं था। माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हमेशा उस वार्ड से हर नए चेहरे को मौका देते हैं। 1994 में कृष्णपाल गुर्जर जी इस वार्ड से पार्षद बने जी। उसके बाद लाजपत कालिया जी बने, उसके बाद डॉक्टर कौशल बाटला जी की धर्मपत्नी जो डिप्टी मेयर रही वो बनी जी। उसके बाद एक कांग्रेस के राजकिशोर जी थे वो बने, उसके बाद अजय बैसला बना, उसके बाद उनके सुपुत्र देवेंद्र चौधरी जी बने, उसके बाद अब अनिल नागर जी हैं। तो एक ऐसा वार्ड है जिससे लॉन्च करते हैं वो हर इलेक्शन में एक नया कैंडिडेट, एक नया कार्यकर्ता को लॉन्च करने का काम कृष्णपाल जी करते हैं, जो उनकी दूरदृष्टि को दिखाता है। और कृष्णपाल गुर्जर जी हरियाणा में एमएलए मंत्री बनाने की फैक्ट्री उनको यूँ नहीं कहा जाता। आप देख सकते हो कि जितने भी फरीदाबाद में नेता हैं एस्टेब्लिश्ड, जो अभी सरकार में भी हैं, पहले भी हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी में लाने वाले कृष्णपाल गुर्जर जी हैं। तो मैं भी उसी कड़ी का हिस्सा रहा, और मुझे इस बात का गर्व है, जहाँ मेरे राजनीतिक गुरु जी पहली बार पार्षद बने, मैं भी इस वार्ड से पार्षद बना जी। तो युवाओं के लिए और अपने वार्ड के लिए जो पार्षद अजय बैसला हैं, इन्होंने अपना स्पेशल मैसेज भी दे दिया है। तो जो मोटिवेट हुए हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आपको राजनीति में आना है तो सर की ज़िंदगी की इस पूरे जो हमने जर्नी पर बात की है उसमें सबसे अच्छा पॉइंट आपको कौन सा लगा, कौन सी वो बात अच्छी लगी जो आपको मोटिवेट कर रही है। साथ ही अब वार्ड नंबर 29 के पार्षद अजय बैसला के साथ हमने बात की कि बीजेपी का शुरुआती दौर कैसा था, संगठन की राजनीति कैसी थी, इनके ऊपर जो इतने सारे विवाद विपक्ष ने इकट्ठे किए थे, लगाए थे कुछ ऐसे इल्ज़ाम, इसमें नोटिस विवाद पर भी हमने बात की। तो सबकी सच्चाई सर ने हमें बताई है कि कैसा इनका अनुभव रहा, और साथ ही फरीदाबाद की पॉलिटिक्स में जो तेज हलचल चल रही है उस पर भी हमने बात की। तो आपको हमारी ये कॉन्वर्सेशन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, और वार्ड नंबर 29 की जो जनता है वो कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाए और अपने पार्षद के बारे में ज़रूर बताए। तो मैं आशु धारीवाल अब आपसे अलविदा लेती हूँ, फिर जुड़ूंगी आपके साथ एक नए पॉडकास्ट, नए गेस्ट के साथ।